आज जनरल साइंस में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें प्रकाश लाइट पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन और ये भी जानेंगे कि जो आकाश होता है नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। प्रकीर्णन इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, कैसे घटना है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक लाइट रे आया और यहाँ पर कोई भी कण पार्टिकल से टकराया। टकराने के बाद क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारा, हमें ये प्रतीत होता है कि बहुत सारे यहीं से लाइट निकलने लगता है। तो प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे घर में अंदर में हो एक रूम में और थोड़ा सा होल है और उस होल में बाहर से सूर्य का प्रकाश अगर आता है तो पड़ने के बाद ये नज़र आता है, अंदर में पता चलता है कि सारे हर तरफ में इसका लाइट फैल जाता है। तो ये जो लाइट जो फैलता है, यही जो लाइट फैलने की जो प्रक्रिया है, यानी ये तरीका, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर के पृथ्वी तक पहुंचती है तो उसके रास्ते में बहुत सारे धूलकण मौजूद नज़र आते हैं और वो धूलकण पर पड़ने के बाद जो प्रकाश है वो सारे दिशा में बट जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसी वजह से आकाश नीला नज़र आता है, क्योंकि प्रकाश का जो ज़्यादा प्रकीर्णन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ये वजह क्या था, तो हम लोग जानते हैं थोड़ा सा तरंगदैर्घ्य से। तो तरंगदैर्घ्य पर थोड़ा सा हम आते हैं। तरंगदैर्घ्य का इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। वेवलेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। भी की ओर इसका कोड होता है, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे कम वेवलेंथ है किसका, वायलेट का, और सबसे ज़्यादा है रेड का। तो हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ होता है, तो वेव अगर इस प्रकार से भी चलता है, ठीक है, जब चलता है वेव इस प्रकार से, तो ये वाला पोजीशन और ये पोजीशन रिपीट करने वाला है, यहाँ से नीचे तो यहाँ से नीचे, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं कि एक वेवलेंथ हुआ। तो ज़्यादा वेवलेंथ इसका है रेड का, मतलब ये वाला ज़्यादा इसका होगा। अगर हम छोटा करेंगे तो इस प्रकार से आएगा छोटा। तो बहुत सारे जब धूलकण मौजूद हैं हमारे पूरे वायुमंडल में, तो उसमें मान लेते हैं कि ये है पॉइंट। तो यहाँ से एक वेव ऐसे इस प्रकार से निकल रहा था, बड़ा वाला रेड का मान लेते हैं। उसी के आधार पे जब यहाँ पर ब्लू वाला हो चाहे और किसी का जो करेगा, तो क्या हो गया, रास्ते में ही टकरा गया। ये वाला इस पर से उठ करके निकल चुका था, बड़ा वाला जब वेवलेंथ था तब, यानी रेड का ज़्यादा बड़ा वेवलेंथ था, जिसके वजह से ये पार्टिकल से टकरा नहीं पाया। तो एक आध बहुत सारे पार्टिकल्स टकराता भी होगा, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा पार्टिकल से नहीं टकराता होगा रेड। लेकिन ये वाला जो है वायलेट या ब्लू, ये सब जो है, ये सब अब अधिकतर पार्टिकल से टकरा जाता है। जब अधिकतर पार्टिकल से टकरा जाएगा तो टकराने के बाद हम जानते हैं कि बहुत सारे लाइट में ये बट जाता है। जब बहुत सारे लाइट में ये बट जाएगा, तो ये वाले घटना में ये कौन सा बट रहा था, ब्लू कलर बट रहा था ना, ये तो रेड नहीं बट रहा था। तो इसी वजह से बहुत सारे जब पूरा ये वायुमंडल में हमको नज़र आएगा क्या, नीला कलर। क्यों नज़र आएगा, क्योंकि नीला कलर ही ज़्यादा टकरा रहा था पार्टिकल से। तो नीला कलर से ही हर जगह वहाँ से निकलेगा और स्कैटर्ड होगा। इसके वजह से आकाश में सिर्फ हमें नीला कलर नज़र आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आकाश का कलर नीला होता है। तो ये वजह क्या था, क्योंकि स्मॉल वेवलेंथ होने की वजह से। स्मॉल वेवलेंथ अगर नहीं होता तब आकाश नीला नहीं होता, वो ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का था तो लाल कलर ही दिखता। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि लाल कलर पार्टिकल से उतना टकरा नहीं पा रहा जितना मात्रा में नीला कलर टकराता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन चलते हैं, पढ़ते हैं।
यहाँ से स्टार्ट करनी है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्यमान मतलब मौजूद धूलकण आदि के कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में वायु में जो मौजूद धूलकण पर पड़ता है तो पड़ने के बाद अधिकांश इसका जो भाग था वो अधिकांश डायरेक्शंस में वो फैल जाता है। तो प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लाल रंग प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों देखें? क्योंकि इसका जो कोलिजन है पार्टिकल के साथ कम होता है, इसके वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन लाल का सबसे कम होता है। और बैगनी सबसे जब देखे थे VIBGYOR सबसे स्मॉल वेवलेंथ इसका था, तो सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए। प्रकीर्णन होता है भी है लेकिन हमको दिखाई पड़ता है ब्लू, इसलिए क्योंकि जानते हैं और इसका तो प्रकीर्णन बहुत कम होता है इसके अपेक्षा, तो इसलिए इसका ये हमें दिखाई पड़ता है कि स्मॉल वेवलेंथ भी होने की वजह से प्रकीर्णन हुआ और इसका वेवलेंथ ज़्यादा है इसके कंपेयर में, इसलिए वायलेट नज़र उतना नहीं आता है जितना कि हमें नज़र आता है ब्लू कलर। तो ब्लू इसलिए नज़र आता है क्योंकि इसका वेवलेंथ वायलेट से यानी बैगनी से ज़्यादा था। जानते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं बैजानी हापीनाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब इसका लाल बैगनी तथा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो आकाश नीला दिखाई पड़ता है किसकी वजह से? स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन यानी हो गया या रिफ्रैक्शन कि और भी आ सकता है इंटरफेरेंस, तो आंसर आना चाहिए स्कैटरिंग। इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलते हैं उस पर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन। ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ऊपर में मीडियम नंबर 1 और नीचे में मानते हैं मीडियम नंबर 2। क्या है कि इस मीडियम नंबर 1 से जब लाइट आता है तो मीडियम 2 में ना जा करके मीडियम 1 में ही रिटर्न बैक हो जाए, तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, मीडियम ऑफ जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आए और किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में चला जाता है तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये जो टकरा रहा था जिस सरफेस से उससे बोलते हैं परावर्तक सतह, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो लाइट आई थी टकराने के पहले इससे बोलते हैं आपतित किरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये उसको बोलते हैं
आपतित किरण, ऐसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलते इसको फिगर हम अच्छे ढंग से और इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन के नियम से, तो यहां से मान लेते हैं कि ये परावर्तक सतह है, ये हो गया परावर्तक सतह। इस पर एक अभिलंब डालते हैं, जो कि अभिलंब हम कहते किसको है, तो जिस सतह था इस सतह के लंबवत वाले रेखा को अभिलंब कहा जाता है। तो इस सतह के अभिलंब जब यहाँ पर है, इसे हम लोग n से डिनोट कर देते हैं, और इस सतह पर अभिलंब जहाँ पे पड़ आया है उसी जगह पे एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं और यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं। तो जब विजुलाइज कीजिएगा 3D में तो आपको लगेगा कि ये सतह ऐसे था और इस सतह ऐसे पर एक लाइट ऐसे आया है और टकराने के बाद इसी माध्यम में चला गया, तो आपको एक प्रकार का ऐसे प्लेन नज़र आया होगा कि इस प्रकार का प्लेन इसी में ऐसे आया और इसी से ऐसे चला गया। तो इसमें देख रहे थे कि ये है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और ये था परावर्तित किरण। ये था अभिलंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, और ये था आपतन बिंदु, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सब एक समतल में होते हैं। यही रूल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट। तो ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु सब एक समतल में होते हैं। इसी पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है सेकेंड रूल में कि ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल नोन एज इंसिडेंस एंगल, और हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ध्यान इतना रखना है कि एंगल आई हम जो बोल रहे हैं वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, यानी कि अगर ऐसे लाइन दिखाया जाए तो इस प्रकार से लाइट आई, इस प्रकार से गया, तो ये वाले एंगल को कहा जाता है। ऐसा नहीं कि ये वाला एंगल है उसको, इसका भी एक नाम है। इंसिडेंस रे है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का है, तो इससे बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल और ये एंगल ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर, तो पहले ये वाला इसके बराबर और ये वाला जो हुआ वो इसके बराबर होता है। ठीक है, ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग देख रहे थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सब एक समतल पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ परावर्तन के नियम में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपका ये होगा परावर्तक सतह, जिसमें यहाँ पर ये आपको अभिलंब दिखाया गया है, लिखा हुआ भी है, जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। यह है आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे और यह परावर्तित किरण। इसमें एंगल आई दिखाई दे रहा होगा, एंगल आपतित किरण और
अभिलंब के बीच का कोण को, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को R। इसमें यही दोनों एंगल आपस में बराबर होता है। ठीक है, देखिए पहला रूल आपका होगा, यहाँ पे लिखा होगा, आप उसको पढ़ भी सकते हो। जिसमें फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल या एक ही समतल हम लोग बोल सकते हैं। और परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ये भी आपको गिवन है। तो ये हम लोग देख चुके थे, तब कुछ क्वेश्चन इस पर एक कार्ड बना करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे प्रतिबिंब और वस्तु पर। तो क्वेश्चन है, एक आरआरबी जेईई में पूछा हुआ था, पॉलिटेक्निक करने के बाद या तो फिर आगे जाओगे तो मैंने अधिकतर जो है एसएससी का एग्ज़ाम होता है, फिर 10th का एग्ज़ाम होगा, उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइट से, जिसमें आसान से ही क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन था कि इंसिडेंट यानी आपतित किरण ये दिया गया और बोल दिया गया कि ये था 60 डिग्री का एंगल दे दिया गया, ये बोल दिया गया कि यह है परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आया था इंसिडेंस रे, angle between incident ray and reflecting surface is 60 degree, then find क्या निकालना था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब निकालना आपको परावर्तन कोण का मान। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ऑप्शन में भी आप सोच सकते हो कि फर्स्ट में 60 डिग्री, 30, 45 और डी में नन ऑफ एबव, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए हम जानते हैं, बनाने के लिए अगर सोचेंगे तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, लेकिन ये आपतन कोण है ही नहीं, तब तो 60 डिग्री नहीं होगी। तो इसको बनाएं कैसे, तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा आपतन कोण। बताए थे कि जो अभिलंब होता है वो परावर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब पूरा 90 है, इसमें 60 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 30। तो यही हमारा मिल जाएगा आई बराबर 30 डिग्री। जैसे आई बराबर 30 निकलता है तो परावर्तित किरण ऐसे जाएगा, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज 30 डिग्री। तो मेरा आंसर कितना आया था, बी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इस पर। ठीक है, बुक एक आती है आंकिक भौतिकी का, उसको भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर ये परावर्तक सतह है और कोई लाइट अभिलंब के तरफ ही आता है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परावर्तित किरण का दिशा किधर होगा। कोई परावर्तक सतह था, आपतित किरण जो है अभिलंब के दिशा में ही आ रही है, तो परावर्तित किरण किधर जाएगा। या तो एंगल पूछ देगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। ऑप्शन में हम देख लेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और डी में नन ऑफ दिस। कितना हो सकता है। तो अगर हम इसके बात करेंगे तो सबसे पहले समझेंगे कि अगर ये इंसिडेंस रे होता तो जितना ये वाला जगह है उतना ही ये वाला होता, लेकिन देख रहे हैं कि यही है, मतलब कि वाला और कमेगा तो ये वाला और कमेगा, ये और इसी पर आ जाएगा तो एकदम इसी पर ना जाएगा, मतलब ये एंगल कम रहा तो ये वाले एंगल भी क्या होगा, कमेगा। जब ये जान रहे हैं कि कमते कमते एकदम इसी पर आ गया तो एंगल तो कुछ बना ही नहीं, मतलब एंगल आई कितना मिल रहा है, 0, तो मतलब आर भी कितना मिल जाएगा, 0। जैसे 0 मिलेगा तो हम समझेंगे कि वो भी जो आपतित किरण जब अभिलंब की तरफ आ रही थी तो परावर्तित किरण भी अभिलंब की तरफ ही होगी। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए 0 डिग्री। ये प्रकाश का परिवर्तन का नियम सिर्फ समतल दर्पण के लिए वैलिड नहीं, ये किसी भी तरह का दर्पण के लिए वैलिड होता है। जैसे क्वेश्चन एक और है इसी पर
कि इस प्रकार से कोई सरफेस लिया गया, परावर्तक सतह जो आप जान रहे होंगे कि एक कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल खींच लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि सतह पर इस प्रकार से लाइट आ रही थी, तो पूछा जा रहा है कि लाइट ये जाएगी किधर। तो देखिए है आपतित किरण और ये है कौन, अभिलंब, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये आई हमारा कितना मिल गया 90 डिग्री। तो बताइए कि आर कितना होगा, तो भी 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री लाएंगे तो ये टोटल कितना होगा 180। तो जानते हैं कि कोई रेखा, सीधी रेखा जो होती है वो अपने ऊपर 180 डिग्री का ही कोण बनाती है, मतलब ये मुड़ेगा नहीं, ये सीधा सीधा क्रॉस कर जाएगा। तो सतह के समांतर अगर कोई रेखाएं, कोई अगर इंसिडेंट रे को अगर देते हैं तो सतह के समांतर से ही निकल जाता है, लेकिन अगर कोई इंसिडेंट रे सतह के लंबवत आता है तो सतह के लंबवत ही निकल जाता है। तो ये इसको क्वेश्चन के व्यू से देख करके थ्योरी के रूप में हम इसे देख पा रहे थे। तो ये था प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग अब अगला दिन पढ़ेंगे प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ये सब के बारे में। और इस पे मतलब 2 क्लास अभी और चलेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।